हेलो दोस्तों, नमस्कार। 176वें एपिसोड सीक्रेट घर जमाई में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक भेजकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर हमें लिखकर भेजें कि आपको कहानी कैसी लग रही है और आप लोग कौन सी जगह से ये कहानी को देखते हैं। चलिए, 176वें एपिसोड में मैं मनदीप आपका फिर से स्वागत करता हूँ। शुरू करते हैं कहानी। समर का मुकाबला विष राक्षस किंग से हो रहा था। तभी किरण ने विष राक्षस किंग के कंधे पर एक बड़ा सा छेद कर दिया। खून का फुवारा फूट पड़ा। विष राक्षस किंग दर्द से कराह उठा। उसे एहसास हुआ कि समर कोई साधारण ओपोनेंट नहीं है। अपनी जान बचाने के लिए उसने तुरंत अपनी अंगूठी से एक काली ढाल निकाली। एक मंत्र के साथ ढाल बड़ी हो गई और उसने खुद को समर के हमले से बचाने के लिए उस ढाल के पीछे से पा लिया। समर की आंखों में अभी भी युद्ध की आग जल रही थी। उसने साबित कर दिया कि सामने वाला 8वें स्टेज का हो या कोई कुख्यात राक्षस किंग, जो भी उसका हक छीनने की कोशिश करेगा उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं आसपास की भीड़ अब सन्नाटे में थी। समर की इस भयानक पावर को देखकर वो अवाक रह गई थी। कोई नहीं जानता था कि विष राक्षस किंग की एक काली ढाल किस सामग्री की बनी थी, लेकिन ये इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि समर की गोल्डन क्लच की गोल्डन एनर्जी भी उसे भेद नहीं पाई। वहीं ये देखकर समर की भौहें तन गई। उसकी आंखों में अविश्वास का भाव छा गया। गोल्डन क्लच प्राप्त करने के बाद उसे अब तक कोई नहीं रोक पाया था, लेकिन आज स्थिति पलट गई थी। तभी समर ने मन में डार्क नाइट एम्परर की आवाज गूंजी और उसने टेलीपैथी से समर से कहा, छोटे, ये काली ढाल कोई नॉर्मल ढाल नहीं। इसका उपयोग कई संतों द्वारा किया जाता था, इसलिए तुम्हारे गोल्डन क्लच के हमले को रोक सकती है। समर ने डार्क नाइट एम्परर की बात सुनकर सिर हिला दिया। स्थिति अब स्पष्ट थी। दोनों पक्ष संतों द्वारा इस्तेमाल किए खजाने का इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए मुकाबला बराबरी पर छूटना स्वाभाविक था। समर जानता था कि अगर उसने अपनी पंच या तलवार की तकनीक का इस्तेमाल किया तो भी वो उस काली ढाल का बाल बांका नहीं कर पाएगा। उसे जीतने के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। उसके पास गोल्डन ज्वाला भी थी, लेकिन वो उसे अभी तक इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। तभी अचानक समर के दिमाग में एक विचार आया। उसने माथे पर हाथ मारकर बुदबुदाया, अरे, मैं तो सचमुच बेवकूफ हूं। मैं ग्रीन टावर को कैसे भूल सकता हूं। समर के पास दो उन्नत क्लच के एम्परर लेवल स्पिरिचुअल हथियार थे, गोल्डन क्लच और ग्रीन टावर। ग्रीन टावर की विशेषता थी कि वह सामने वाले की पावर समर के बराबर कर देता। पहले तो विष राक्षस किंग को भी समझ नहीं आया कि ये समर ने एकदम क्या कर दिया, लेकिन जैसे ही हरी रोशनी ने उसे घेर लिया उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने भयभीत होकर महसूस किया कि उसकी पावर घट रही है। वो आत्म एम्परर किंगडम के 8वें स्टेज से सीधा समर के बराबरी पर आ गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उस रोशनी ने उसे पकड़ लिया। समर इस अवसर को कैसे चूक सकता था। उसने अपनी गोल्डन प्रकाश तलवार निकाली और बिजली की गति से विक्स राक्षस किंग पर झपट गया। तलवार के एक ही वार के साथ विष राक्षस किंग की एक बांह कटकर गिर गई और खून का फवारा फूट पड़ा। हालांकि विष राक्षस किंग पावरफुल था, लेकिन जब दोनों एक ही लेवल पर आ गई तो वह समर के तलवार तकनीक के सामने टिक नहीं सका। दर्द से कराहते हुए उसने समर की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब अहंकार की जगह केवल डर था। वो भागना चाहता था, लेकिन गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र और हरी रोशनी ने उसे कटिंग बोर्ड पर पड़ी मछली की तरह फंसा दिया था। तभी विष राक्षस किंग ने डर के मारे गिड़गिड़ा कर कहा, रुक जाओ, मुझे मत मारो। मैं तुम्हें बदले में वो राक्षसी गोली वापस दे दूंगा। बस मुझे जाने दो। और उसका चेहरा डर से विकृत हो गया। वहीं उसकी ये बात सुनकर भीड़ में खलबली मच गई। एक साधक ने अविश्वास से कहा, क्या विष राक्षस किंग अपनी जान की भीख मांग रहा है। एक और साधक ने कहा, शैतानी दाऊ का इतना बड़ा नाम कि आज वो घुटनों पर है। तुम्हें क्या लगता है कि समर उसे जाने देगा। उसके पास खड़े लड़के ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, क्या कह सकते हैं दोस्त, ये तो देखने पर पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। वैसे समर जितना घमंडी है वो उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। आसपास के लोग देखकर हैरान थे। उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सभी आपस में चर्चा ही कर रहे थे। वहीं समर की आंखों में दया नहीं थी। वो जानता था कि विष राक्षस किंग ने अनगिनत निर्दोषों को मारा। ऐसे दुष्ट को जिंदा छोड़ना मूर्खता थी। इसलिए समर ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारे जैसे किलर दया के लायक नहीं है। ये कहते हुए अगले ही पल समर की तलवार सीधी विष राक्षस किंग के दिल में उतर गई। एक जोरदार आवाज के साथ उसका दिल फट गया। शैतानी दाव का कुख्यात विष राक्षस किंग
जो आत्म एम्परर किंगडम के 8वें स्टेज का फाइटर था, बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा था। भीड़ ये देखकर सन्न रह गई थी। वहीं समर ने शांति से आगे बढ़कर विष राक्षस किंग के शरीर से राक्षसी गोली निकाली, काले ढाल और एक एंशिएंट तकनीक ग्रंथ उठा लिया। उसने ग्रंथ पर एक सरसरी नजर डाली और अद्भुत समझ पावर काले ढाल के इस्तेमाल करने की विधि तुरंत सीख ली। इसके बाद उसने राक्षसी गोली काले पिल्ले को दे दी। समर ने काले पिल्ले से कहा, इसे ले लो और पुरस्कृत करो। वो जानता था कि काले पिल्ले का स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि वही उसे नर्क के द्वार तक लेकर जा सकता था। वहीं समर की बात सुनकर काला पिल्ला खुशी से उछल पड़ा, गोली लेकर एक तरफ कोने में चला गया। सब कुछ निपट गया, तब समर वहां से जाने ही वाला था। तभी अचानक उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में सिरहन महसूस हुई। तभी एक भयानक किलिंग इंटेंट हवा तैरने लगी। उसी के साथ एक ठंडी क्रूर हंसी गूंजी और एक आदमी ने जोर से हंसकर कहा, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। समर, तुमने मेरे स्टूडेंट को मारा, अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। समर ने मुड़कर उस आवाज को देखा। हवा में दो लोग तैर रहे थे, काले लबादे पहने एक पुरुष और महिला। उनकी आभा इतनी भयानक थी कि आसपास के कमजोर साधक डर के मारे कांपने लगे। ये कोई और नहीं बल्कि कुख्यात ब्लैक विंड राक्षस ही थे। तभी उन दोनों को देखते ही घबराकर उसने कहा, मास्टर, ये तो ब्लैक विंड राक्षस है। वो आत्म हेवन एम्परर किंगडम के हाफ स्टेज के फाइटर हैं। हम मुकाबला नहीं कर सकते। वहीं समर के दिल की धड़कन को उसने कंट्रोल किया और शांत रहने की कोशिश करके कहा, सीनियर, आप लोग क्या चाहते हैं? पुरुष राक्षस, जिसे ब्लैक विंड कहा जाता था, उसने उपहास करके कहा, नाटक बंद करो। तुमने हमारे स्टूडेंट्स ब्लैक शेडोलेस को मारा। हमारे स्टूडेंट्स पर आत्मा का निशान था। जब वो मरते हैं तो हमें पता चल जाता है कि उनका हत्यारा कौन है। आज हम उसका बदला लेंगे। समर समझ गया कि बात करने का कोई फायदा नहीं। वो इन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकता था, कम से कम अभी तो बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ लड़ाई हुई तो उसके साथी बेवजह मारे जाएंगे। उसने तुरंत एक फैसला किया। तभी ब्लैक विंड ने अपना हाथ उठाया, आकाश में काले लाइफ एलिमेंट से बना एक पंजा लगा दिया, जिसने सूरज की रोशनी को ढक दिया। ये नो नारकीय पंजों की तरह था, जो अंतरिक्ष को चीर कर सीधा समर की तरफ बढ़ रहा था। आत्मा हेवन एम्परर किंगडम के हाफ स्टेज का फाइटर का हमला इतना पावरफुल था कि समर को अपनी मौत दिखाई देने लगी थी। समर ने बिना झिझक के वो काली ढाल निकाली जो उसने अभी अभी जीती थी। उसने मंत्र पढ़ा और ढाल विशाल हो गई। जैसे ढाल ने नाकाबंदी की, समर बिजली की गति से उसके पीछे की तरफ भागा। तब एक जोरदार धमाका हुआ। जैसा कि समर ने अनुमान लगाया था, काले ढाल उस भयानक पंजे के सामने नहीं टिक सकी और चकनाचूर हो गई। यह एम्परर लेवल का स्पिरिचुअल हथियार था, जो आत्मा हेवन एम्परर पावर के सामने बेकार था। लेकिन इसने समर को भागने का वो इंपॉर्टेंट क्षण दे दिया जिसकी उसे जरूरत थी। हजारों मीटर दूर पहुंचकर समर ने पीछे मुड़कर जोर से चिल्लाकर कहा, ए बुढ़ो, तुम दोनों मूर्ख और ना समझ हो। अगर दम है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। तुम्हारे पापा यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। समर जानबूझकर उन्हें उकसा रहा था ताकि उनका ध्यान शैडो ग्रुप टीम से हटकर सिर्फ उस पर चला जाए, और उसकी चाल कामयाब हो गई। अपने अपमान को क्रोधित होकर ब्लैक विंड राक्षस की आंखों में खून उतर आया। समर का शरीर किसी पतंग की तरह आगे की तरफ उड़ गया। उसके मुंह से खून का फवारा छूट पड़ा। उसे लगा कि जैसे उसके सारे अंदरूनी अंग कुचल दिए गए हों और उसकी रीढ़ की हड्डी चकनाचूर हो गई हो। समर ने दर्द से कराहते हुए मन ही मन में सोचा, लानत है, ये आत्मा हेवन एम्परर लेवल के हाफ स्टेज के हमले बड़े स्ट्रॉन्ग है। अगर उसने मॉर्टल बॉडी की साधना न की होती तो कब का बिखर चुका होता। असहनीय पीड़ा के बावजूद समर ने रुकने की हिम्मत नहीं की। वो जानता था कि रुकने का मतलब ही मौत है। उसने अपने शरीर की बची कुची ताकत समेटी, फिर भागना शुरू कर दिया। लेकिन ब्लैक विंड राक्षस ने उसे छोड़ने का कोई प्लान नहीं किया। तभी उसने एविल भी पीछे आई। उसने भी समर की पीठ पर एक जोरदार वार किया। समर दर्द से चिल्ला पड़ा। ओह! उसकी हड्डियां टूटने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसका शरीर खून से लथपथ हो गया था। वो इतना घायल था कि उसे अपना शरीर भी एहसास नहीं हो रहा था। वह सिर्फ अपनी विल पावर के दम पर दौड़ रहा था। ब्लैक विंड राक्षस भी हैरान थे। उन्होंने मन ही मन हैरान होकर सोचा, ये लड़का अभी तक जिंदा कैसे है? कोई भी नॉर्मल आत्म एम्परर किंगडम लेवल के फाइटर अब तक मांस के लोथड़े में बदल चुका होता। वहीं समर ने भागकर मन ही मन को सोचा, क्या मुझे गोल्डन ज्वाला का इस्तेमाल करके उन पर हमला करना चाहिए? लेकिन अगले ही पल उसने तुरंत विचार ताक दिया। गोल्डन ज्वाला उसका ब्रह्मास्त्र था, जिसे उसे नर के प्राणियों के लिए बचा कर रखना था।
उसे लगा कि अभी इसे इन पर बर्बाद करना बुद्धिमानी नहीं। तभी समर के अंतर्ज्ञान में खतरे की घंटी बजी। यह खतरा उसके पीछे से नहीं बल्कि सामने के घने जंगल से आ रहा था। वहां से एक भयानक और दमनकारी आभा निकल रही थी। एक ऐसी आभा जो सिर्फ आत्मा हेवन एम्परर किंगडम के हाफ स्टेज का कोई राक्षसी जानवर छोड़ सकता था। समर की आंखों में चमक आ गई। उसने मन ही मन में कहा, मेरे आगे एक पावरफुल जानवर है और पीछे दो राक्षस। क्यों न इन्हें आपस में भिड़ा दिया जाए। बिना एक पल गंवाए समर उस खतरनाक जंगल में घुस गया। जैसे वो अंदर पहुंचा उसने देखा एक विशालकाय 4 सिर वाला गोल्डन लायन उसका रास्ता रोके खड़ा था। वो लायन लगभग 100 मीटर विशाल था और उसके शरीर से गोल्डन रोशनी निकल रही थी। लायन के चारों सिर एक साथ दहाड़े और उसने चिल्लाकर कहा, तुझ मानव, यह मेरा एरिया है। यहाँ अतिक्रमण करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। और अपनी खून भरी आंखों से समर को घूरने लगा। वहीं लायन के खूनी आंखों को देखकर समर बिल्कुल नहीं डरा। इसके बजाय उसने एक धूर्त मुस्कान दी और हाँफ कर बोला, ओह ग्रेट लायन किंग, मैं यहाँ अतिक्रमण नहीं करने आया, लेकिन देखिए मेरे पीछे दो दोस्त आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम एक बदसूरत और कमजोर बिल्ली हो। वो तुम्हारा सारा गोल्डन पर नोच कर तुम्हारी खिचड़ी बनाना चाहते हैं। ये कहते हुए समर के पीछे आ रहे ब्लैक विंड राक्षस की तरफ इशारा कर दिया। ब्लैक विंड और ब्लैक एवी जो अभी अभी वहां पहुंचे थे समर की बात सुनकर सन रह गए। उन्होंने मन ही मन में उसे गालियां दी और कहा, धिक्कार है तुम पर समर। तुमने हमें अपना दोस्त बनाया ताकि जानवर हम पर हमला करे। वहीं 4 सिर वाला लायन पहले ही इंसानों से नफरत करता था। समर के उकसाने वाली बात सुनकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लायन ने गुस्से में दहाड़ कर कहा, खिचड़ी, मेरा फर नोचोगे? तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम सभी को मार डालूंगा। और यह कहकर लायन ने अपनी विशाल गोल्डन हथेली उठाई और समर को इग्नोर करके सीधे ब्लैक विंड राक्षस पर हमला कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि असली खतरा तो वही है। तभी ब्लैक विंड ने चिल्लाकर कहा, यह पागल लायन उसे और ब्लैक एविल को अपनी रक्षा करने के लिए मजबूरन लायन से लड़ना पड़ा। हालांकि वो पावरफुल थे, लेकिन ये लायन कम नहीं था। जंगल में भीषण युद्ध छिड़ गया। समर ने इस मौके का फायदा उठाया और चिल्लाकर कहा, महान लायन, मेरे दोस्तों को अच्छे से सबक सिखाना। और यह कहने के बाद वो खुद वहां से चला गया। जंगल में बाहर निकलते ही समर घुटनों के बल गिर गया। उसके मुंह से काला खून निकला। लायन और राक्षसों की लड़ाई में उसे भागने का मौका तो मिला, लेकिन उसे चोटें गंभीर आई हुई थी। समर ने खुद को कोस कर कहा, अरे नहीं, अब मैं क्या करूंगा यार। वो मुश्किल से खड़ा हुआ था, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। अभी कुछ दूर ही गया था, अन्य कुछ आत्म साधकों ने उसे देख लिया। समर की हालात देखकर उनकी आंखों में लालच आ गया। एक साधक ने चिल्लाकर कहा, अरे देखो, ये तो वही समर है जो ब्लैक विंड राक्षस की किलिंग लिस्ट में है। हम इसे मार दे तो वो हमें एम्परर लेवल का स्पिरिचुअल हथियार इनाम में देंगे। उसके पास खड़े एक और लड़के ने उसकी बात पर सहमति जताई और कहा, हाँ ये बिल्कुल सही मौका है। देखो ये पूरी तरह से घायल है, ये तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा। चलो इसे मार डालते हैं, इनाम हमारा होगा। देखते ही देखते दर्जनों आत्म साधक अपनी तलवार, भाले और लाठियां लेकर समर की तरफ दौड़ पड़े। समर ने अपनी धुंधली आंखों से उन्हें देखा। उसका चेहरा उदास हो गया। आंखों में एक ठंडी जानलेवा रोशनी चमक उठी। उसने धीरे से बुदबुदा कर कहा, तुम सब तो मौत को दावत दे रहे हो। यह कहकर उसने अपनी गोल्डन प्रकाश तलवार निकाली। जैसे ही सबसे आगे वाला साधक उसके पास पहुंचा, समर ने तलवार घुमा दी। एक तेज गोल्डन रोशनी कौंधी और उस साधक का सिर हवा में उड़ गया। इस प्रयास से समर को अधिक खून की उल्टी हुई। उसका शरीर जवाब दे रहा था। तब एक लंबा साधक पीछे से चिल्लाकर बोला, डरो मत दोस्तों, ये आखिरी सांसें ले रहा है। हम सब मिलकर हमला करेंगे तो ये बच नहीं पाएगा। हमला करो। भीड़ जो एक पल के लिए रुक गई थी, अब और भी उग्रता से समर पर टूट पड़ी। समर जानता था कि उसके पास तलवार चलाने की ताकत नहीं बची। उसकी लाइफ एनर्जी खत्म हो चुकी थी। तभी समर ने ठंडे स्वर में कहा, तुम सबने मुझे मजबूर किया है। अब जो कुछ भी होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। उसने अपने डायमेंशनल अंगूठे से बिजली रत्न निकाला और एक ऐसा रत्न जिसमें आकाशीय बिजली थी। समर ने बची खुची एनर्जी उस रत्न में डाल दी। इसके बाद उसने उन सभी को देखकर चिल्लाकर कहा, आओ और नर्क में जाने के लिए तैयार हो जाओ। तभी अचानक आसमान में गड़गड़ाहट की आवाज हुई। बिजली रत्न से दर्जनों बिजली निकलने लगी और उन किरणों को देखते ही सभी हमलावर साधकों के चेहरे पर डर आ गया। उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा, अरे ये क्या है? बिजली हमारी तरफ आ रही है, भागो यहां से। लेकिन देर हो चुकी थी।
आकाशीय बिजली किसी की भी इंसान की स्पीड से तेज थी। बिजली की किरणें सीधे उन लालची साधकों पर पड़ी और पहला साधक चीख भी नहीं पाया। बिजली गिरते ही उसका शरीर जलकर काला कोयला बन गया। उसमें से धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते लालची भीड़ एक जलते हुए कब्रिस्तान में बदल गई। बिजली की विनाशकारी पावर के सामने किसी की भी नहीं चली। समर वहां खड़ा रहा, घायल और थका हुआ लेकिन जिंदा, अपने दुश्मनों की जलती हुई लाशों के बीच। विनाशकारी आवाजों के साथ आसमान से बिजली गिरी और वहां मौजूद सभी आत्मसाधक उसकी चपेट में आ चुके थे। पल भर में उनके शरीर जलकर काले कोयले हो चुके थे। वहीं समर का शरीर अब बुरी तरह कांप रहा था। वो लड़खड़ाया और लगभग जमीन पर गिर पड़ा। बिजली रत्न को एक्टिवेट करने में उसकी बची खुची एनर्जी भी लग गई थी। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद था और दृष्टि धुंधली हो रही थी। समर ने मन ही मन में सोचा, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। ये स्थान अब सेफ नहीं। जले हुए मांस की गंध और खून की महक कंचनजंगा पर्वत में अनगिनत राक्षस जानवरों और विषैली कीड़ों को आकर्षित करेगी। यह सोचकर उसने सिर में तेज दर्द को चक्कर को किसी तरह सहन किया और आगे दौड़ना शुरू कर दिया। उसे लग रहा था कि वो किसी भी पल बेहोश हो जाएगा। वो जानता था कि अगर यहाँ गिर गया तो किसी राक्षसी जानवर ने उसे देख लिया तो उसकी मौत तो निश्चित थी। लगभग 1000 मीटर दौड़ने के बाद उसका शरीर जवाब दे गया। समर सीधा जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पूरी दुनिया गायब हो गई। समर के गिरने के कुछ देर बाद ही उस रास्ते से एक भव्य और रहस्यमयी काफिला गुजरा। ये कोई और नहीं बल्कि राक्षसी एम्परर सेक्ट का दल था। एक खूबसूरत युवती जिसकी आभा किसी एम्परर जैसी थी, उसने अपनी सवारी रोकी। वो लगभग 20 साल की लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा और एंशिएंट ज्ञान था। उसकी त्वचा बर्फ के जैसी सफेद और मोहक थी। वो राक्षसी दुनिया की नंबर 1 एक्सपर्ट और सेक्ट मास्टर मिशा थी। मिशा के पास खड़ी एक नाजुक और सुंदर महिला स्टूडेंट जिसका नाम निताशा था, उसने समर की तरफ इशारा करके कहा, सेक्ट मास्टर, यहाँ एक व्यक्ति बेहोश पड़ा है। उसकी बात सुनते ही मिशा ने अपनी गाड़ी से नीचे देखा। उसकी नजर समर के पीठ पर पड़ी, जो खून से लथपथ थी। उसके कपड़ों के चीथड़े उड़े हुए थे, मांस पर गहरे घाव थे। मिशा की तीखी नजरों ने तुरंत उन पर निशानों को पहचान लिया। मिशा के चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। उसने हैरान होकर आंख भर के कहा, ओह, ये तो ब्लैक विंड राक्षस के पंजे के निशान हैं। ये इंसान आत्म एम्परर किंगडम लेवल का आत्म साधक होकर भी ब्लैक विंड राक्षस के हमले से बच गया। ये इंसान साधारण नहीं है। मिशा खुद एक आत्म हेवन एम्परर किंगडम के हाफ स्टेज की फाइटर थी। ब्लैक विंड राक्षस की पावर से भली भांति परिचित थी। अतीत में उन राक्षसों से युद्ध भी हो चुका था। वो जानते थे कि उनके हाथों से बचना निकलना असंभव था। तभी निताशा ने घृणा से देखकर कहा, सेक्ट मास्टर, एक नजर में ही पता चलता है कि युवक एक एंशिएंट आत्म साधक है। वो हमारे राक्षसी दावों का दुश्मन है। हमें उसे यहीं छोड़कर चले जाना चाहिए। मुझे उसे मरने देना चाहिए। उसकी बात सुनकर मिशा ने कुछ पल सोचा, फिर सिर हिलाकर कहा, नहीं नहीं, हम इसे बचाएंगे, अपने साथ लेकर चलेंगे। मुझे लगता है कि इंसान सीधा साधा नहीं है। निताशा ने कहा, लेकिन मास्टर, वो विरोध करना चाहती थी, लेकिन तभी मिशा ने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा, यह मेरा ऑर्डर है। उसे समर के शरीर से एक बहुत ही हल्की लेकिन विशेष आभा महसूस हो रही थी। एक ऐसी आभा जो उसे अजीब तरह परिचित लगी। मिशा को नहीं पता था कि यह मयूर दानव महारानी की आभा थी, जो कभी राक्षसी दुनिया का अधिपति थी। समर को उठाकर मिशा की शानदार गाड़ी में रख दिया गया। यह गाड़ी एक एम्परर लेवल का खजाना थी और जिसे आत्म एम्परर लेवल के राक्षसी जानवर खींच रहे थे। हालांकि गाड़ी में जगह कम थी, समर के खून ने इसे गंदा कर दिया, लेकिन मिशा ने कोई आपत्ति नहीं जताई। वो पूरे रास्ते इस रहस्यमय युवक को घूर रही थी। मिशा के दल के वहां से जाने के कुछ समय बाद तभी काले बॉन्डर के रूप में ब्लैक राक्षस वहां पर पहुंच गए थे। वो दोनों हाँफ रहे थे क्योंकि उन्होंने अभी अभी 4 सिर वाले लायन को मारा था। वो समर की गंध का पीछा करके वहां आए थे, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें जले हुए आत्म साधकों की लाशें मिली और समर वहां से गायब था। ब्लैक विंड ने अपनी पत्नी ब्लैक एविल से कहा, जान, जरा इन लाशों को देखो, यहाँ तो कुछ अजीब हुआ है। ब्लैक एविल ने जले हुए लाशों का निरीक्षण करके कहा, अगर मैं गलत नहीं तो इन लोगों पर आकाशीय बिजली गिरी। उस छोटे कमीने के पास जरूर कोई बिजली का खजाना है। उसने जरूर अपनी जान बचाने के लिए उसका इस्तेमाल किया होगा। उसकी बात सुनकर ब्लैक विंड की आंखों में लालच आ गया। उसने एक ठंडे मुस्कान के साथ कहा, ओ, इसका मतलब है कि अब वो पूरी तरह से थक चुका है। उसकी एनर्जी खत्म हो गई। वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता। चलो उसे ढूंढते हैं, उसके खजाने लौटते हैं, फिर टुकड़े टुकड़े उसे की करेंगे। ब्लैक एविल ने उसकी बात पर सहमति जताकर कहा, चलो हम चलते हैं।
और वो दोनों उसके पीछे जाने के लिए रेडी हो गए। इस समय उस गाड़ी के अंदर मिशा गहन सोच में थी। क्या उसे इस एंशियंट साधक को बचाना चाहिए? नियमों के अनुसार तो नहीं, लेकिन उस परिचित आभा ने उसे रोक लिया था। उसने अंततः निर्णय लिया और खुद से कहा, इसे भूल जाओ, मैं इसे जगाती हूँ, खुद इससे पूछ लूंगी। यह फैसला करके मिशा ने अपनी अंगूठी से एक सफेद अमृत गोली निकाली। यह एक अनमोल आत्म हेवन एम्पर के हाफ स्टेज की गोली थी, जिसमें जबरदस्त लाइफ एनर्जी थी। उसने धीरे से गोली समर के मुंह में डाल दी। गोली उसके मुंह में जाते ही तुरंत पिघल गई। एक गर्म धारा बहकर समर के गले के नीचे उतर गई। गोले की एनर्जी से अपना चमत्कार दिखाया। कुछ ही पलों में समर की टूटी हुई हड्डियां जुड़ने लगी, फटी हुई त्वचा भरने लगी और उसके इंटरनल ऑर्गन्स पूरी तरह से ठीक हो गई। उसकी जानलेवा चोटें बिना किसी निशान के गायब हो गई। समर ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसे लगा कि जैसे वो किसी सपने से जागा हो। उसे अच्छी तरह याद था कि बेहोश होने से पहले उसकी हालात क्या थी। वो मरने ही वाला था, लेकिन अब उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसका शरीर हल्का और एनर्जेटिक लग रहा था। तभी उसे एक भीनी भीनी खुशबू आई। उसने सिर उठाकर देखा और सन्न रह गया। उसके सामने एक अप्सरा जैसी सुंदर महिला बैठी थी। उसका चेहरा गुलाब जैसा और त्वचा जेड जैसी, आभा किसी देवी के जैसी थी। इतनी मोहक थी कि उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे। उसकी चुप्पी को देखकर निताशा जो बगल में बैठी थी वो छुड़ गई। उसने गुस्से में कहा, ओह, तुम कितने असभ्य इंसान हो। क्या तुम नहीं जानते कि कृतज्ञता क्या होती है? हमारे सेक्ट मास्टर ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी कीमती अमृत गोली का इस्तेमाल किया। तुम एक शब्द भी नहीं बोल रहे हो। क्या तुम गूंगे हो? निताशा को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो गोली उसके लिए भी सपना थी और इस अजनबी ने उसे बर्बाद कर दिया। उसकी बात सुनकर समर को होश आया। उसे एहसास हुआ कि इस महिला ने उसे बचाया। उसने निताशा की डांट को इग्नोर कर दिया और मिशा की तरफ देखकर ईमानदारी से कहा, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे शरीर पर जो चोटें थी वो जानलेवा थी। आपके अमृत ने मुझे नया जीवन दिया है। मिशा हल्की सी मुस्कुराई, जिससे गाड़ी का माहौल और उज्जवल हो गया। उसने मुस्कुराकर कहा, इसकी चिंता मत करो। मुझे तुमसे एक परिचित आभा महसूस हुई, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया। वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कौन हो? समर ने सिर हिलाया और उसकी बात का जवाब देकर कहा, मेरा नाम समर है। मैं एक एंशिएंट आत्म साधक हूँ। मिशा ने उसका नाम दोहराया। समर? उसने नाम सुना था, इंडिया की यंग जनरेशन का सबसे स्ट्रॉन्ग साधक। तभी समर ने विनम्रता से उससे पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि आपका शुभ नाम क्या है? इससे पहले कि मिशा उसकी बात का जवाब दे पाती, उसका सवाल सुनते ही निताशा फिर भड़क उठी। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, समर, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। तुम हमारे सेक्ट मास्टर का नाम सीधे कैसे पूछ सकते हो? तुम्हें अपनी सीमा पता होनी चाहिए। उसकी बात सुनकर समर की भौहें तन गई। उसने उलझन में कहा, मैंने बस नाम ही तो पूछा है, इसमें भड़कने वाली क्या बात है? क्या मैंने कोई अपराध किया है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि दासी इतनी आक्रामक क्यों है। तभी मिशा ने निताशा को घूर कर कहा, निताशा, शांत रहो, बात करना बंद करो। फिर वो समर की तरफ मुड़ी और उसने एक मनमोहक मुस्कान के साथ कहा, मेरा नाम मिशा है। मिशा। और ये नाम सुनते ही समर के दिमाग में धमाका हुआ। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। स्वाति ने लोगों को उसे बताया था कि मिशा राक्षसी एम्परर सेक्ट की बेस्ट मास्टर है। राक्षसी दुनिया की नंबर 1 हस्ती और एक बेहद पावरफुल आत्म हेवन एम्परर किंगडम लेवल की हाफ स्टेज की फाइटर। समर ने उम्मीद की थी कि इतनी पावरफुल मास्टर कोई बूढ़ी महिला होगी, लेकिन उसके सामने बैठी युवती उसी की उम्र की ही। वो खुद कोई प्रतिभाशाली अपने आप को मानता था, लेकिन मिशा उससे भी पावरफुल थी। अभी समर अपने सदमे से उबर नहीं पाया था कि मिशा ने अपनी खूबसूरत आंखें सिकोड़ी और सीधा उसकी आंखों में देखकर पूछा, समर, मुझे तुम्हारे शरीर से एक राक्षसी आभा का विस्फोट महसूस हुआ। ये बहुत अजीब है, क्योंकि तुम तो एक एंशिएंट साधक हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या तुम मुझे राक्षसी तकनीक की प्रैक्टिस कर रहे हो, या तुम राक्षसी दुनिया के किसी सीनियर के संपर्क में थे? उसकी बात सुनकर समर का दिल बैठ गया। वो जानता था कि यह आभा मयूर दानव महारानी की है, जिसे उसे विरासत में मिली। लेकिन मिशा की संवेदनशीलता इतनी तेज थी कि उसने तुरंत पकड़ लिया। अब उसे सोच समझकर जवाब देना चाहिए। उसने धीरे से कहा, राक्षसी मयूर महारानी। यह नाम सुनते ही मिशा का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। उसकी आंखों में आश्चर्य और अविश्वास का मिश्रण था। उसने हैरान होकर समर से पूछा, क्या तुमने सच में उन्हें देखा है? वो कहाँ है? समर ने एक पल के लिए सोचा और फिर सिर हिलाकर कहा, मैं उनसे मिला हूं, लेकिन मैंने सीनियर राक्षसी मयूर दानव
महारानी से वादा किया था कि मैं उनके ठिकाने के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, इसलिए मुझे खेद है, मैं आपको उसके बारे में नहीं बता सकता। समर की ये बात सुनकर मिशा की आंखों में निराशा छा गई। राक्षसी दावों में प्रत्येक साधक का सपना था कि वो महान मयूर दानव महारानी के दर्शन करे और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करे, लेकिन समर के दृढ़ निश्चय को देखकर मिशा ने और प्रेशर नहीं डाला। तभी समर ने उससे कहा, मेरा शरीर अब ठीक है, मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कहकर वो मुड़कर वहां से जाने लगा। निताशा ने उसका रास्ता रोककर कहा, रुक जाओ, तुम इतने कृतज्ञ हो, हमारे मास्टर ने तुम्हें अपनी कीमती अमृत गोली देकर बचाया, तुम बिना कुछ बताए यहां से जा रहे हो। उसकी बात सुनकर समर की भौहें तन गई। वो मिशा का आभारी था, लेकिन विश्वासघात करना उसके सिद्धांतों के खिलाफ था। इसलिए, मैं तुम्हारा आभारी हूं, लेकिन मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। अगर तुम मुझे जबरदस्ती रोकने की कोशिश करोगी तो मुझे तुमसे लड़ना पड़ेगा। और उसने यह कहकर अपनी गोल्डन प्रकाश तलवार बाहर निकाल ली। तलवार को देखते ही मिशा की आंखें चमक उठी। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, ओह, गोल्डन प्रकाश तलवार, ये तो मयूर दानव महारानी की तलवार है। इसका मतलब है कि तुम्हें उनकी स्वीकृति प्राप्त है। समर, मैं मयूर दानव महारानी के सम्मान में तुम्हें जाने दे रही हूं। अब तुम जा सकते हो। समर ने सिर झुकाया और आगे से जवाब देकर कहा, धन्यवाद मिशा। इसके बाद वो वहां से निकल गया, लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। मिशा के काफिले के दूर जाते ही दो काले साए फिर उसके सामने आ गए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, समर कमीने, अब तुम कहां भागोगे? ब्लैक विंड की कड़कड़ाती आवाज उसकी तरफ गूंज गई। उनको देखते ही समर का चेहरा फिर पीला पड़ गया। वो जानता था कि इस बार बचना नामुमकिन है। वो सिर्फ आत्म एम्परर किंगडम लेवल के 5वें स्टेज पर था, जबकि वो दोनों आत्मा हेवन एम्परर किंगडम के हाफ स्टेज के फाइटर थे। तभी एक मधुर लेकिन व्यंग्यात्मक हंसी गूंजी। उसने हंसकर कहा, दो महान आत्मा हेवन एम्परर किंगडम के हाफ स्टेज के फाइटर एक घायल बच्चे को घेर रहे हैं, तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही? तभी एक शानदार गाड़ी हवा में तैरती हुई वहां आई। पर्दा हटा और मिशा बाहर निकल आई। उसकी अलौकिक सुंदरता और पावरफुल आभा ने सबको स्तब्ध कर दिया। ये वही मिशा थी जो अभी अभी समर को जिसने बचाया था। वही मिशा को देखते ही ब्लैक एविल का चेहरा जलन और गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, मिशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह हमारा शिकार है, बीच में मत आओ। मिशा ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, बदसूरत औरत, मैं चाहूं वहां जा सकती हूं, जो चाहूं वो कर सकती हूं। समर को जाने दो और यहां से दफा हो जाओ। उसकी बात सुनकर ब्लैक एविल ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं आज समर को मार कर रहूंगी, तुम्हें भी सबक सिखाऊंगी। और यह कहकर उसने अपना पंजा समर की तरफ झपट दिया। तभी मिशा ने शांत स्वर में कहा, राक्षसी एम्परर पाम। और यह कहते ही उसने अपनी हथेली आगे बढ़ा दी। तभी एक विशाल सफेद हथेली प्रकट हुई और उसने ब्लैक एविल के पंजे को चकनाचूर कर दिया। समर ने राहत की सांस ली, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिला। वो जानता था कि इन दिग्गजों की लड़ाई बीच हिलना भी खतरनाक हो सकता है। तब वही ब्लैक विंड ने जब देखा कि उसकी पत्नी पिछड़ रही है, तो उसने चिल्लाकर कहा, चलो मिलकर हमला करते हैं। वो चिल्लाया और दोनों ने एक साथ मिशा पर धावा बोल दिया। आगे से मिशा ने अपने बैंगनी थंडर तलवार निकाली और चिल्लाकर कहा, आसमान में घूमती बैंगनी तलवार। उसने तलवार लहरा दी। आसमान से बैंगनी बिजली की भयानक किरणें गिरने लगी। क्योंकि ब्लैक विंड राक्षस बुरी पावर्स का इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए वे बिजली और आग से डरते थे। बिजली के प्रहार ने उन्हें पीछे धकेल दिया। उनके कपड़े जल गए और गंभीर चोटें आ गई। ब्लैक विंड ने घबराकर अपनी पत्नी से कहा, यह औरत बड़ी ताकतवर है, चलो भागते, हम बाद में इससे निपटेंगे। और दोनों के दोनों दुम दबाकर वहां से भाग गए। मिशा ने उनका पीछा नहीं किया। उसकी नजर समर के पीछे खड़े एक अन्य व्यक्ति पर थी, शून्य मोंग पर। तभी समर ने मिशा की तरफ मुड़कर कहा, एक बार फिर मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन तभी शून्य मोंग आगे आए और बोले, समर, तुम एक एंशिएंट साधक हो, तुम एक राक्षसी दाओ की महिला का धन्यवाद कैसे कर सकते हो? ये धर्म के खिलाफ है। समर को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कड़े स्वर में कहा, मास्टर शून्य, जब वो राक्षस मुझे मार रहे थे तब कोई एंशिएंट साधक मेरी मदद को नहीं आया। जिसने मुझे बचाया वो राक्षसी महिला थी। मेरे लिए धर्म कर्म से बड़ा है और मैं किसे धन्यवाद दूं, ये मेरा फैसला है। मिशा ये बात सुनकर मुस्कुरा दी, जबकि शून्य मोंग का चेहरा गंभीर हो गया। उसने मुस्कुराकर समर को वार्निंग देकर कहा, सावधान रहना समर, यह रास्ता तुम्हें बड़ा महंगा पड़ सकता है।
लेकिन समर ने उसकी बिल्कुल परवाह नहीं की। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, अपने साथियों को ढूंढना, अपनी बेटी को बचाने के लिए नरक में जाना। समर ने मुंह बनाया, बिल्कुल बेफिक्र होकर उसने मन ही मन सोचा, अच्छाई और बुराई की मेरी परिभाषा अपनी है। जो मेरी मदद करेगा वो अच्छा है, जो मेरे रास्ते में आए है वो पूरा, बस इतना ही काफी है। तभी शून्य मॉन्क ने मिशा की तरफ देखा और उपहास करके कहा, रुको मिशा, पिछले बार तुमने मेरे जूनियर ब्रदर को चोट पहुंचाई, आज मैं उसका बदला लेने आया हूं। उसकी बात सुनकर मिशा ने भड़क कर कहा, बूढ़े गंजे, इतना महान बनने का ढोंग मत करो। तुम सिर्फ मेरी बैंगनी थंडर तलवार चुराना चाहते हो, ये बात सीधे सीधे क्यों नहीं कहते? उसकी बात सुनकर शून्य मोंग के माथे पर बल पड़ गए। उसने अपनी बोहें सिकोड़ कर कहा, ये तलवार मूल रूप से बैंगनी थंडर संत की थी, जो हमारे तूफान मंदिर के पूर्वज थे। ये तुम्हारे नहीं है, इसे वापस कर दो। उसकी बात को सुनकर मिशा हंसी। उसने हंसकर कहा, बैंगनी थंडर संत एंशिएंट काल में मर चुके हैं। ये तलवार अब मेरी है, क्योंकि मैंने इसे जीता है, और मैं इसे तुम्हें क्यों दूं? समर चुपचाप देख रहा था। अब उसे समझ आ गया कि यह लड़ाई न्याय के लिए नहीं, बल्कि एक हथियार के लिए है। उसने देखा कि बैंगनी थंडर तलवार वाकई खास थी। यह आत्मा हेवन एम्परर किंगडम लेवल के हाफ स्टेज का खजाना था। अचानक शून्य मोंक ने अपना दानव बंदी कटोरा हवा में उछाल दिया। कटोरा बड़ा हो गया और उससे एक पवित्र सफेद रोशनी निकली, जिसमें बुद्ध मंत्रों की गूंज थी। ये सीधा मिशा की तरफ बढ़ने लगा। उसके हमले को देखते ही मिशा ने जोर से चिल्लाकर कहा, तुम्हें आज मरने से कोई नहीं बचा सकता मोंक। उसने अपनी बैंगनी थंडर तलवार लहराई और एक सफेद रोशनी उसकी बैंगनी बिजली से टकरा गई। एक जोरदार धमाके के साथ कटोरे की रोशनी बिखर गई। शून्य मोंक हैरान रह गया। उसने हैरान होकर कहा, राक्षसी औरत, क्या तुमने सचमुच इस पवित्र तलवार की तकनीक सीख ली? और यह उसके लिए अकल्पनीय था। तभी मिशा ने व्यंग करके कहा, मैंने कहा था ना बूढ़े, ये तलवार अब मेरी है। वहीं समर के मन में मिशा का समर्थन था और उसने उसकी जान बचाई थी। तभी दूर से एक भारी आवाज गूंजी। यह आवाज चिल्लाकर बोली, मास्टर शून्य, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी एक विशालकाय आदमी वहां आ गया। वो किसी धातु के टावर जैसा लग रहा था। उसका रंग गहरा और शरीर गठीला था। उसकी पीठ पर एक विशाल कुल्हाड़ी थी। उसको देखते ही आसपास की भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई थी। भीड़ में खड़े एक लड़के ने हैरान होकर कहा, अरे बाप रे, ये तो दिलावर है, कुल्हाड़ी सेक्ट मास्टर, वो शून्य मोंक का दोस्त है। वहीं शून्य मोंक ने राहत की सांस लेकर कहा, दिलावर, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। इस राक्षसी महिला को रोकने में मेरी मदद करो। उसकी बात को सुनते ही दिलावर ने अपनी विशाल कुल्हाड़ी निकाली और शून्य मोंक की मदद करने के लिए मिशा की तरफ बढ़ा। वहीं उसकी हरकत देखकर समर की बोहें तन गई। उसने मन ही मन में कहा, दो मर्द मिलकर एक औरत पर हमला कर रहे हैं और खुद को एंशिएंट कहते हैं। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो आगे बढ़ा और उसने दिलावर का रास्ता रोक लिया। समर ने ठंडे स्वर में दिलावर से कहा, यह उन दोनों के बीच का मामला है, तुम्हें उनके बीच में नहीं आना चाहिए। उसकी बात सुनकर दिलावर ने समर को तुच्छ दृष्टि से देखा। अहंकार भरी आवाज में कहा, बच्चे, तुम कौन हो? अपने दादाजी दिलावर को रोकने वाले? हट जाओ वरना मैं तुम्हारे दो टुकड़े काट दूंगा। उसकी धमकी सुनकर समर ने हंसकर कहा, मुझे दो टुकड़ों में काटना चाहते हो? मुझे यकीन है कि तुम जैसा बेवकूफ कभी नहीं ये कर सकता। समर ने जैसे ही उसे बेवकूफ कहा, दिलावर को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, मरने के लिए तैयार हो जाओ फिर। और ये कहकर उसने अपनी 15,000 किलो वजनी कुल्हाड़ी समर पर प्रहार कर दी। आगे से समर ने अपने गोल्डन प्रकाश तलवार से उसका सामना किया। दोनों हथियार टकराए, एक जोरदार धमाका हुआ। उस धमाके के साथ ही समर और दिलावर दोनों पीछे हट गए। समर ने दिलावर के पावर का आकलन करके धीरे से बुदबुदा कर कहा, ओह, 8वें स्टेज का फाइटर। हालांकि दिलावर उसे 3 स्टेज ऊपर था, और फिर भी समर डरा नहीं। वहीं शून्य मोंक ये देखकर चिढ़ गया था। उसने झुंझला कर कहा, ये लड़का फिर आड़े आ गया। उसने समर पर बड़ा गुस्सा किया। उधर मिशा ने अपनी बैंगली थंडर तलवार से शून्य मोंक पर हमला करके कहा, आओ गंजे, देखते तुम्हारा कटोरा कितना स्ट्रांग है। और वो मोंक पर टूट पड़ी। वहीं उधर समर और दिलावर के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया था। समर को लगा कि उसका मौजूदा तकनीक, तलवार, एनर्जी, पर्वत और नदियां दिलावर को हराने में पर्याप्त नहीं। उसे और अधिक पावर चाहिए। इसलिए उसने फाइट के दौरान अपनी तलवार की 5वीं मुहर खोलने का फैसला कर लिया। उसने मन में एंशिएंट मंत्र जाप किया। तभी तलवार चमक उठी और समर के दिमाग में नई तकनीक गूंजी, आकाश विभाजक गोल्डन प्रकाश, और यह अंतरिक्ष को भी चीर सकती थी। समर ने तुरंत इस नई तकनीक का इस्तेमाल किया और चिल्लाकर बोला,
आकाश विभाजक गोल्डन प्रकाश और दिलावर की तरफ घुमा दिया। तभी यह गोल्डन किरण ने हवा को चीर दिया। काचर एक तेज आवाज के साथ दिलावर की बेशकीमती मेट्रोइड कुल्हाड़ी को दो टुकड़ों में नीचे गिरा दिया। उसे देखकर दिलावर की आंखें फट गई। उसने हैरान होकर कहा, क्या क्या मेरी कुल्हाड़ी टूट गई? वहीं समर ने एक पल नहीं गवाया और दिलावर के शोक का फायदा उठा लिया। उसने दिलावर के दिल पर वार किया, लेकिन तभी क्लैंग, दिलावर के शरीर पर एक पेंगोलिन कवच प्रकट हो गया, जिसने हमले को रोक दिया। दिलावर ने जोर से हंसकर कहा, मेरे पास पेंगोलिन कवच है, तुम इसे कभी नहीं भेद पाओगे। उसके बाद सुनते ही समर ने कई बार वार की, लेकिन कवच अभेद्य था। उसकी ताकत देखकर समर के मन में उसने सोचा, ये जानवर की खाल तो बड़ी सख्त है। ये सोचकर समर ने अपनी रणनीति बदली। उसने तलवार रख दी और अपनी मुट्ठी बींच ली। उसने स्ट्रैंगल हेल फिस्ट का इस्तेमाल किया और कहा, अगर तलवार काम नहीं करती तो पंच सही। ये कहकर उसने अपनी चौथी फिस्ट का इस्तेमाल किया और दिलावर को पंच मारा। एक विशाल पंच दिलावर से टकरा गया, जिससे दिलावर कुछ कदम पीछे हट गया, लेकिन उसका कवच नहीं टूटा। तभी दिलावर ने हंसकर समर को ताना मारकर कहा, मैंने कहा ना ये सब बेकार है। लेकिन समर ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने मन ही मन में सोचा, मुझे लगता है मुझे पांचवी फिस्ट सीखनी ही पड़ेगी, स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाना। ये तकनीक में समय और अंतरिक्ष को कंट्रोल करने की क्षमता थी। समर के बीच में ही समर ने स्थानिक समझ का इस्तेमाल किया और बार बार असफल हो रहा था। लेकिन डार्क नाइट एम्परर द्वारा सिखाए गए स्थानिक ज्ञान की मदद से उसने जल्द ही नई तकनीक को समझ लिया। तभी अचानक समर की आभा बदल गई। वो जोर से चिल्लाकर बोला, पांचवी फेस्ट। और एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया। दिलावर को समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया है। तभी अभेद्य मने जाने वाला पेंगुइन कवच कांच की तरह चकनाचूर हो गया। दिलावर की आंखें भय से भर गई। वह विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि एक पंच ने उसके सबसे स्ट्रॉन्ग बचाव को नष्ट कर दिया। समर ने साबित कर दिया कि उसकी विल पावर और प्रतिभा के सामने कोई भी कवच टिक नहीं सकता है। दिलावर का पेंगोलिन कवच टूट चुका था। वो बुरी तरह से घायल हो गया था। उसकी खून की उल्टियां आ रही। उसकी आंखों में अविश्वास था। दिलावर ने लड़खड़ाकर समर से पूछा, ये फिस्ट की कौन सी तकनीक है? इसने मुझे एक पूरे सेकंड में कैसे रोक दिया? मेरा कवच कैसे टूट सकता है? आगे से समर ने घमंड में हंसकर कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, ये सिर्फ कछुए का खूल है। मैं इसे जब चाहे तोड़ सकता हूं। स्ट्रैंगल हेल फिस्ट की पावर अब और बढ़ गई थी। समर ने उसे बिना कोई मौका दिए एक और पंच दिलावर के सीने पर मारा और उस पंच से उसके दिल में आर पार हो गया। दिलावर का विशाल शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। कुल्हाड़ी सेक्ट का मास्टर, जो आत्म एम्परर किंगडम लेवल के 8वें स्टेज का फाइटर था, अब इतिहास बन चुका था। ये सब देखकर भीड़ सन रह गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना पावरफुल व्यक्ति इतनी आसानी से कैसे मारा गया। समर ने दिलावर की लाश की तरफ देखे बिना ही अपना ध्यान शून्य मोंक पर केंद्रित किया। शून्य मोंक जो मिशा से लड़ रहा था, वो बुरी तरह से पिछड़ चुका था। उसका दानव बंदी कटोरा उसे बचाने में असमर्थ था। शून्य मोंक ने घबराकर समर की तरफ देखकर कहा, दिलावर को मारकर तुमने अपना पक्ष चुन लिया है। अब तुम उस राक्षसी महिला के साथ हो। समर ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैं किसका पक्ष लेता हूं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तभी मिशा ने उस पर हमला करके कहा, बहुत बातें हो चुकी है, अब सबक सिखाने का समय है। उसने एक विशाल एनर्जी की लहर छोड़ी, शून्य मोंक को हवा में उड़ा दिया। शून्य मोंक ने भागकर अपनी धमकी देकर कहा, राक्षसी औरत, आज तुम जीत गई, लेकिन मैं दोबारा वापस आऊंगा, तब तुम्हें खत्म कर दूंगा। और ये कहकर वो हवा में उड़ गया। उसको भागकर ही आसपास के बाकी साधक भी डरकर भाग खड़े हुए। मिशा के प्रकोप से वो बचना चाहते थे। तभी मिशा ने मुस्कुराकर समर को देखा और समर की तारीफ करके कहा, तुम बुरे नहीं हो। दिलावर को हराना आसान नहीं था, लेकिन तुमने असंभव को संभव कर दिया है। समर ने विनम्रता से मुस्कुराकर कहा, मेरी जान बचाने के लिए आपका फिर से शुक्रिया। अब मुझे जाना होगा। यह कहकर समर ने नॉर्थ की तरफ देखा, जहां कंचनजंगा पर्वत का नर्क था। वो एरिया एक भयानक काली शैतानी एनर्जी से ढका हुआ था। उसे जल्द ही जल्द काले पिल्ले और अपने टीम को ढूंढना था। रास्ते में उसे कुछ आत्म साधकों की बात सुनाई दी। एक छोटे बालों वाले आदमी ने कहा, अरे मैंने एक काला पिल्ला देखा, वो बड़ा तेज था, उसके मुंह में एक हड्डी थी। उसकी बात सुनते ही समर तुरंत उस आदमी के पास पहुंचा और अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रखी और धमकी देकर पूछा, जल्दी बताओ तुमने उस काले कुत्ते को कहां देखा?
आदमी ने डर के मारे कांपना शुरू कर दिया। उसने हड़बड़ा कर कहा, वो यहाँ से 10 किलोमीटर नॉर्थ में था। वो एक गुफा से भागा था। उसके बाद सुनते ही समर तुरंत हवा में उछला और नॉर्थ की तरफ दौड़ पड़ा। वो 10 किलोमीटर दूर एक बड़े समूह ने काले पिल्ले को घेर रखा था। तभी फ्लाइंग बीस्ट सेक्ट के दलविंदर ने काले पिल्ले को धमकी देकर कहा, छोटे कुत्ते, वो हड्डी हमें दे दो। वहां मैट्रेट कृपाण सेक्ट के रमन और पियानो सेक्ट के मेहुल और ड्रैगन पैलेस के प्रिंस और प्रिंसेस भी मौजूद थे। काले पिल्ले ने गुर्रा कर कहा, ये हड्डी मेरी है, मैं किसी को नहीं दूंगा। चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ। तभी दलविंदर ने चिल्लाकर कहा, सब लोग मिलकर हमला करो। और ये कहकर वो हमला करने के लिए तैयार हो गए। उनको ऐसे हमला करते तैयार काले पिल्ले ने धमकी देकर कहा, सावधान रहना, इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग यंग जनरेशन का नंबर 1 फाइटर समर मेरा दोस्त है। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। उसकी धमकी सुनकर रमन जोर से हंसा। उसने जोर से हंसकर कहा, समर, वो तो कब का मर चुका है। ब्लैक विंड राक्षस ने उसे मार दिया होगा। वो लोग काले पिल्ले को धमका ही रहे थे, तभी एक ठंडी आवाज गूंजी। उस आवाज ने चिल्लाकर कहा, किसने कहा कि मैं मर गया हूं? सबने मुड़कर उस आवाज की तरफ देखा। उन्होंने देखा कि समर वहां खड़ा था, जिंदा और पूरी तरह स्वस्थ। भेड़ के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। तभी रमन ने अविश्वास से हकलाकर पूछा, तो तुम जिंदा कैसे हो? समर ने व्यंग करके कहा, अंधे हो क्या? दिखाई नहीं दे रहा? मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन अगर तुम लोग यहां से नहीं भागे तो तुम जरूर मरने वाले हो। उसकी बात सुनकर रमन को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, समर, जुबान संभाल कर बात करो। हम यहाँ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन तुम अकेले हो। तुम हमारे सामने टिक नहीं पाओगे। और यह कहकर उसने अपना मेट्रोएट लंबा ब्लेड निकाला। वहीं आगे से समर ने बिना कोई शब्द बोले अपनी गोल्डन प्रकाश तलवार से हमला कर दिया। एक ही वार में रमन का ब्लेड 2 टुकड़ों में टूट गया और उसके सीने पर गहरा घाव बन गया। ये देखकर बाकी आत्मसाधक घबरा गए थे। उनमें से एक ने घबराकर चिल्लाकर कहा, अरे भागो। ईस्ट सी के प्रिंस और अन्य लोग तुरंत वहां से खिसक लिए। दलविंदर अपने लालच के कारण वहां रुका रहा। उसे वहीं खड़ा देखकर समर ने पूछा, तुम नहीं जा रहे? दलविंदर ने कहा, समर, यह हड्डी सबकी होनी चाहिए। तभी समर ने उसके साथ और टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं समझा। उसे एक पंच में बेहोश कर दिया। तभी उसके स्टूडेंट्स उसे उठाकर भाग गए। अब वहां केवल समर के दोस्त बचे थे। वहीं फूलपरी और शिवांगी समर को देखकर बड़ी खुश थी। समर ने काले पिल्ले से पूछा, बाकी टीम कहाँ है? काले पिल्ले ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, हम भागते भागते अलग हो गए थे। उसी बीच में मुझे यह हड्डी मिली। यह हड्डी एक आत्म हेवन एम्परर लेवल की हाफ स्टेज की जानवर की है। अगर मैं इसे खा लूं तो बड़ा ताकतवर हो जाऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ी सी सिक्योरिटी की जरूरत है। उसकी बात सुनकर समर ने कहा, जल्दी करो, इसे खा लो, तब तक मैं पहरा दे रहा हूं। उसकी बात सुनते ही काले पिल्ले ने हड्डी निकाल ली। उसे अपने स्वदेशी स्पेशल काली आग से परिष्कृत करने लगा। आधे घंटे बाद पिल्ले के शरीर से जबरदस्त एनर्जी निकली। उसने एक पंजे के वार से ही पास के पहाड़ को चकनाचूर कर दिया। अब उसकी पावर समर से भी ज्यादा थी। काले पिल्ले का अहंकार तुरंत लौट आया। उसने अपनी नाक ऊपर उठाकर कहा, बच्चे, देख रहा है, अब तेरा मास्टर कुत्ता तुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। अब से तुम मुझसे सम्मान से बात करना। वहीं समर ने उसकी नौटंकी सहन नहीं की। वो सीधा उसके पास गया, उसके सिर पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। समर ने ठंडे स्वर में कहा, छोटे पिल्ले, अगर तुमने फिर से घमंड से काम लेने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें फिर से थप्पड़ मारूंगा। तभी काले पिल्ले ने दहाड़ कर एक अविश्वसनीय रूप से स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुक्त की, जो समर के सबक सिखाने के लिए तैयार थी। उसने चिल्लाकर कहा, अगर तुमने अब मुझे मारने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसके बाद सुनकर समर ने ठंडी हंसी हंसकर गोल्डन ज्वाला निकाली और कहा, छोटे कुत्ते, क्या तुम इस गोल्डन ज्वाला के पावर का स्वाद चखना चाहते हो? गोल्डन लपटों को देखते ही काले पिल्ले का सारा जोश ठंडा पड़ गया। उसकी आंखों में दहशत भर गई। वो जानता था कि ये आग गोल्डन संत की थी और इसका मुकाबला वो नहीं कर सकता। वो तुरंत सिकुड़ गया और बोला, अरे समर, मैं तो मजाक कर रहा था, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? हम तो सब अच्छे दोस्त हैं ना। समर ने उसकी बात सुनकर आंखें घुमाई। वो काले पिल्ले के बेशर्म और दोहरे व्यक्तित्व से अच्छी तरह वाकिफ था। उसने उसे इग्नोर किया और फूलपरी और शिवांगी की तरफ मुड़कर कहा, क्या तुमने मेरे दिए हुए अमृतों को पुरस्कृत कर लिया? दोनों महिलाएं खुश होकर खड़ी हो गई। उन्होंने खुशी से मुस्कुरा कर कहा, हाँ, हमारा काम हो गया। अब हम आत्म एम्परर किंगडम लेवल के 5th लेवल की फाइटर हैं।
उनकी बात सुनकर समर ने सिर हिलाया और आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी अचानक उसे कुछ याद आया। उसने मुड़कर काले पिल्ले से पूछा, छोटे पिल्ले, तुम्हें वो हड्डी कहाँ मिली? काले पिल्ले ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, क्या मैंने तुम्हें ये नहीं बताया? मुझे एक गुफा में मिली थी। उसकी बात सुनकर समर की भौहें तन गई। कंचनजंगा पर्वत के निषिद्ध एरिया में गुफाएं अक्सर पावरफुल आत्म साधकों का निवास थी। हैरान होते हुए काले पिल्ले से उसने पूछा, क्या तुम आत्मा हेवन एम्परर किंगडम लेवल की गुफा में गई थी? काले पिल्ले ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, नहीं, वो एक प्रोटेक्शन व्यू रचना से सुरक्षित थी, मैं अंदर नहीं जा पाया। मुझे गुफा के बाहर यह हड्डी मिल गई, मैं ये लेकर वहां से भाग गया। समर ने हड्डी का निरीक्षण किया। यह हड्डी निश्चित रूप से आत्मा हेवन एम्परर के जानवर की हड्डी थी, लेकिन अपनी बेटी को बचाने के लिए पेरिसिंग संत फ्रूट चाहिए था, लेकिन उसे पाने के लिए उसे और अधिक पावर की भी जरूरत थी। उसने फैसला किया कि उस गुफा में वो पहले जाएगा, चाहे कुछ भी हो। उसकी बात सुनकर काला पिल्ला सहमत हो गया, क्योंकि उसे भी जल्द से जल्द नर्क का रास्ता खोजना था, ताकि वो वापस जाकर किचन में नूडल्स खा सके। समर, फूल परी, शिवांगी, काला पिल्ला गुफा की तरफ चल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि कई अन्य साधक भी उसी दिशा में जा रहे हैं और आत्म हेवन एम्परर गुफा के बारे में बात कर रहे थे। एक साधक ने अपने पास वाले एक से कहा, अरे क्या तुमने सुना? आगे एक आत्म हेवन एम्परर गुफा है, वहां से गोल्डन रोशनी निकल रही है। दूसरे ने कहा, बिल्कुल, मैंने उसके बारे में सुना है, कंचनजंगा पर्वतों में खजाना भरा है, हमें जल्दी करना होगा। उसकी बात सुनकर समर का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, हमें जल्दी करना होगा, वरना खजाने लुट जाएंगे। वो दौड़कर जल्दी से गुफा के पास पहुंचे। गुफा एक चट्टान के पीछे छिपी थी, लेकिन वहां से पहले लगभग 300 साधकों की भीड़ जमा थी। उनमें नॉर्थ सी का बूढ़ा राज, साउथ ध्रुव का आत्मा किंग, शून्य मोंक और सफेद भो मास्टर भी जैसे महान फाइटर शामिल थे। समर ने वहां मिशा को भी देखा। सभी लोग गुफा के बाहर रुके हुए थे, क्योंकि एक पावरफुल प्रोटेक्शन व्यू रचना ने रास्ता रोका था। तभी फूल परी ने समर से पूछा, क्या हमें आगे जाना चाहिए? समर ने सिर हिलाकर उसकी बात का जवाब देकर कहा, नहीं, हम पीछे रहेंगे। आगे बहुत से आत्म हेवन एम्परर किंगडम के हाफ स्टेज के फाइटर हैं, पहले उन्हें आपस में लड़ने दो, हम अपने मौके का इंतजार करते हैं। तभी भीड़ में सबसे आगे खड़ी नॉर्थ सी के बूढ़े राक्षस ने कहा, क्या कोई इस व्यू रचना को तोड़ सकता है? साउथ ध्रुव की आत्मा किंग के वृद्ध महिला थी। उसने आगे आकर कहा, मुझे व्यू रचनाओं का थोड़ा ज्ञान है, लेकिन ये हेवन एम्परर लेवल की व्यू रचना है, लेकिन मुझे मदद की जरूरत पड़ेगी। तभी मॉन्क मास्टर ने सहयोग देने की कोशिश करके कहा, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। दोनों ने मिलकर व्यू रचना को सुलझाना शुरू किया। उनकी प्रगति देखकर लोग खुश थे। समर, जिसे व्यू रचनाओं का ज्ञान था, उसने देखा कि वो गलती कर रहे हैं। उनको देखते ही समर ने मन ही मन में सोचा, उनके पहले 2 स्टेप तो सही थे, लेकिन तीसरा गलत है। अगर वे ऐसे ही चलते रहे तो व्यू रचना और जटिल हो जाएगी। वो आगे बढ़ा, लेकिन तभी ब्लैक विंड राक्षस ने उसे देख लिया। ब्लैक एविल ने घृणा से कहा, समर, तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? आज तुम यहां से जिंदा वापस नहीं जाओगे। वो दोनों समर की तरफ लपके, लेकिन मिशा बीच में आ गई। उसने वार्निंग देकर कहा, ब्लैक विंड राक्षस, समर को हाथ लगाने की हिम्मत में मत करना। आगे से ब्लैक एविल ने उसका मजाक उड़ाकर कहा, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? उसकी बात सुनकर मिशा की आंखें ठंडी हो गई। उसने एक विशाल हथेली से ब्लैक एविल पर हमला किया, जिससे वो पीछे हटने पर मजबूर हो गई। तभी समर ने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, थैंक यू। ये कहते वो आगे बढ़ गया। समर ने सीधे साउथ पोल आत्मा किंग के पास पहुंचकर बोला, सीनियर, प्लीज रुकिए, आपका तीसरा स्टेप गलत है। अगर आप ऐसे ही करती रही तो गुफा में प्रवेश करना संभव हो जाएगा। उसकी बात सुनकर साउथ पोल आत्मा किंग क्रोधित हो गई। वो व्यू रचना की एक जाने माने एक्सपर्ट थी। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम कौन हो? मेरी आलोचना करने की हिम्मत कैसे हुई? भीड़ ने भी समर का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अरे ये लड़का खुद को क्या समझता है, ये साउथ पोल आत्मा किंग को सिखाएगा? समर ने शांत स्वर में कहा, मेरा नाम समर है, आपकी तीसरी चाल गलत है। आपको नो ग्रिड मैट्रिक्स पर नॉर्थ की तरफ तीसरे ब्लॉक पर स्टेप रखना चाहिए था, लेकिन आपने सीधे नॉर्थ की तरफ कदम रखा। साउथ पोल आत्मा किंग ने समर का नाम नहीं सुना था, क्योंकि वो एकांत में रहती थी, लेकिन भीड़ ने उसे पहचान लिया। उनमें से एक लड़के ने हैरान होकर कहा, अरे ये तो समर है, यंग जनरेशन का नंबर 1 फाइटर, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि व्यू रचना के बारे में जानता होगा। वहीं समर ने देखा कि कोई उसे गंभीरता से नहीं ले रहा, इसलिए उसने एक साहसिक कदम उठाया और कहा, सीनियर, मैं आपसे एक शर्त लगाता हूं, अगर मैं गलत हुआ तो मैं
अपनी एक भुजा दे दूंगा, प्लीज मुझे कोशिश करने दीजिए। उसकी बात सुनकर सब दंग रह गई। तभी ब्लैक विंड ने पीछे से ताना मारकर कहा, अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हें अपने दोनों हाथ देने होंगे। वो मौके का फायदा उठाना चाहता था। समर ने पलटवार करके कहा, ब्लैक विंड, अगर मैं व्यू रचना तोड़ दूं तो तुम और तुम्हारी पत्नी अपने एक एक हाथ काटोगे, और अगर मैं हार गया तो तुम मुझे मार सकते हो। क्या तुम्हें मेरा चैलेंज मंजूर है? ब्लैक विंड ने हंसकर कहा, मंजूर है, मंजूर है, तुम वैसे ही मरने वाले हो। उसके बाद सुनकर समर ने कॉन्फिडेंस के साथ व्यू रचना की तरफ कदम बढ़ा दिया, जबकि पूरी भीड़ उसे उपहास और अविश्वास से देख रही थी। समर यह घोषणा सुनकर एम्परर लेवल की व्यू रचना को हल कर देगा, किसी को विश्वास नहीं हुआ। तभी मिशा ने चिंतित होकर पूछा, समर, क्या तुम सचमुच में इसे हल कर पाओगे? ये कोई खेल नहीं है। वो नहीं चाहती थी कि समर मर जाए, क्योंकि उसे अभी भी मेयर दाना महारानी के बारे में जानकारी चाहिए थी। समर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि शब्द नहीं, सिर्फ रिजल्ट उसे प्रूव कर सकते हैं। वो सीधे व्यू रचना की तरफ आगे बढ़ा। सबके सामने उसके 9 ध्वज लगे थे, जो लगातार अपना स्थान बदल रहे थे। यह हेवन एम्परर लेवल की प्रैक्टिस व्यू रचना थी, जिसे तोड़ना लगभग असंभव था। लेकिन समर के पास डार्क नाइट एम्परर का ज्ञान था, जिन्होंने उसे व्यू रचनाओं के गूढ़ रहस्य सिखाए थे। तभी ब्लैक विंड राक्षस ने पीछे से ताना मारकर कहा, समर, अगर तुम इसे हल नहीं कर पाए तो आज तुम्हें मरना पड़ेगा। समर ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, मुझे इसे हल करने में सिर्फ आधा घंटा लगेगा। उसने पहला कदम बढ़ाया और दूसरे ध्वज पर पैर रख दिया। साउथ पोल आत्मा किंग, जो एक्सपर्ट थी, उसने चिल्लाकर कहा, मूर्ख, तुमने कहा था कि पहला कदम पहले ध्वज पर होना चाहिए, तुम गलत कर रहे हो। समर ने मुस्कुराकर कहा, सीनियर, एक समस्या के कई समाधान होते हैं, मैं बस दूसरा रास्ता अपना रहा हूं। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अगला कदम चौथे ध्वज पर रखा और फिर छठे पर, अंत में आठवें पर। व्यू रचना में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ये देखकर सब दंग रह गए। साउथ पोल आत्मा किंग ने बुदबुदाकर कहा, क्या ये लड़का सचमुच व्यू रचना समझता है? ये कैसे संभव हो सकता है? समर ने अंत में पहले ध्वज को पकड़ा और उसे खींच लिया। तभी उसकी हरकत देखकर साउथ पोल आत्मा किंग चिल्ला गई, नहीं, वो व्यू पॉइंट नहीं है, तुम ये सब कुछ बर्बाद कर दोगे। लेकिन समर ने उसकी बात को इग्नोर किया और कॉन्फिडेंस के साथ ध्वज उखाड़ दिया। एक हल्की सी आवाज के साथ व्यू रचना गायब हो गई, रास्ता साफ हो गया। ये देखकर भीड़ सन्नाटे में आ गई। लोग अविश्वास से समर को देख रहे थे। एक लड़के ने हैरानी से कहा, अरे, उसने कर दिखाया, उसने हेवन एम्परर लेवल की व्यू रचना को हल कर दिया। साउथ पोल आत्मा भी स्तब्ध थी। उन्होंने 100 साल तक प्रैक्टिस की थी, फिर भी वो असफल रही, जबकि 20 साल के इस लड़के ने चुटकियों में उसे हल कर दिया। सभी के शौक के बीच समर ने ब्लैक विंड राक्षस की तरफ मुड़कर ठंडे स्वर में कहा, तुम लोगों को अपनी शर्त याद है ना? चलो अब अपने अपने हाथ तोड़ो। उसकी बात सुनते ही ब्लैक विंड और ब्लैक एविल का चेहरा काला पड़ गया। वो अपने बात से मुकरने की कोशिश करने लगे। ब्लैक एविल ने चिल्लाकर कहा, हम क्यों तोड़े? हम तुम्हें अभी मार देंगे। ये चिल्लाकर समर को हमला से करना चाहते थे, लेकिन मिशा तैयार थी। उसने अपनी विशाल हथेली से ब्लैक एविल को पीछे धकेल दिया और उसको वार्निंग देकर कहा, अपनी शर्त को पूरा करो, वरना मैं तुम दोनों को यहीं खत्म कर दूंगी। तभी साउथ पोल आत्मा किंग भी समर के समर्थन में आ गई। उसने भी ठंडे स्वर में कहा, हार स्वीकार करो राक्षसों, समर ने अपनी बात प्रूव कर दी है। चारों तरफ से घिरे होने के कारण ब्लैक विंड राक्षस के पास कोई विकल्प नहीं बचा। उन्होंने दांत पीसकर अपनी एक एक बांह पर वार कर दिया और तभी उनकी हड्डियों के टूटने की आवाज आई। उन्होंने अपनी बांह तोड़ ली थी, लेकिन इसी के साथ ब्लैक विंड ने समर को धमकी देकर कहा, हम याद रखेंगे समर, गुफा के अंदर हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वहीं रास्ता साफ होते ही साधकों की भीड़ गुफा के अंदर दौड़ पड़ी। तभी मिशा ने समर से कहा, समर, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी ताकि वो दोनों तुम्हें नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन आगे से समर ने विनम्रता से मुस्कान करके कहा, नहीं, आप आगे जाइए, मैं कुछ देर बाद आऊंगा। उसकी अपने प्लान्स थे। वो ब्लैक विंड राक्षस को अकेले ही खत्म करना चाहता था, अपने नए सहयोगी काले पिल्ले की मदद से। मिशा ने भी ज्यादा बहस नहीं की और चुपचाप अपने सेक्ट मेंबरों के साथ गुफा के अंदर चली गई। जैसे मिशा अंदर गई, समर ने गुफा में प्रवेश किया। ब्लैक विंड राक्षस तुरंत उसके पीछे लपका। तभी समर ने काले पिल्ले को इशारा किया, जो पीछे से उन पर हमला करने को तैयार था। गुफा के अंदर का दृश्य अद्भुत था। यह बाहर से कहीं अधिक विशाल थी और दोनों पर दीवारें पर एंशिएंट निकाशी थी।
हवा में लाइफ एलिमेंट इतना सघन था कि एक सांस लेना बाहर की 10 सांसों के बराबर प्योर था। समर के सामने 3 रास्ते थे। इससे पहले कि वो कोई रास्ता चुन पाता, ब्लैक विंड राक्षस वहां आ चुका था। उसने क्रूरता से कहा, "हा, अब तुम कहां भागोगे?" समर की प्लानिंग अब शुरू होने वाली थी। तभी ब्लैक एविल ने घातक निगाहों से समर को घूर कर कहा, समर अब तुम मर चुके हो, आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसकी धमकी सुनकर समर ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, तुम दोनों ने एक एक हाथ खो दिया, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे मार पाओगे? ब्लैक एविल ने व्यंग्य करके कहा, समर तुम सिर्फ आत्म एम्परर के 5वें स्टेज के फाइटर हो। टूटी भुजाओं के साथ भी हम आत्मा हेवन एम्परर के हाफ स्टेज के फाइटर हैं। तुम्हें मारना हमारे लिए खेल है। आगे से समर ने मजाक के लहजे में कहा, ओह तो फिर आओ, मुझे मारने की कोशिश करो। और यह कहकर समर ने अपनी गोल्डन प्रकाश तलवार निकाली, उसे ब्लैक एविल की तरफ तान दिया। एक तेज गर्जना के साथ ब्लैक एविल ने अपना बचा हुआ हाथ बढ़ाया और जोर से हंसी। हा, उसका हाथ 9 नार के पंजों में बदल गया, समर को कुचलने लगा। समर ने चिल्लाकर कहा, आसमान को चीर देने वाली गोल्डन रोशनी। अपनी तलवार लहरा दी, जिसने वातावरण में दरार डाल दी। इस एनर्जी ने ब्लैक एविल के 1 सेकंड में जमा दिया। समर ने मौके का फायदा उठाया और हवा में छलांग लगाकर सीधा उस पर वार कर दिया। वहीं ब्लैक विंड ने खतरा भांप लिया था। उसने अपना हाथ लहराया ताकि वो समर की तलवार को रोक सके। उसे पूरा यकीन था कि वो समर को रोक लेगा, लेकिन तभी पीछे से एक भयानक खतरे का एहसास हुआ। ब्लैक विंड ने चौंक कर कहा, घात, कोई पीछे से हमला कर रहा है। वो आखिरी व्यक्ति था जो गुफा में घुसा था, इसलिए उसको समझ नहीं आया कि कोई पीछे से उस पर हमला कैसे कर सकता है। वो तेजी से मुड़ा और उसे अपने पीछे हथेली मारी, लेकिन वो नाकाम रहा। एक विशाल काली परछाई ने उसे जोरदार टक्कर मारी। ब्लैक विंड का शरीर दर्जनों मीटर दूर जा गिरा। उसने खून की उल्टियां की। जब उसने हमलावर को देखा तो उसकी आंखें फटी गई। उसने हैरानी से चिल्लाकर कहा, एक पिल्ला, मुझे एक पिल्ले ने उड़ा दिया। ब्लैक विंड अविश्वास से काले पिल्ले को देख रहा था। काले पिल्ले ने अपनी पूंछ हिलाई और तिरस्कार से उसे देखा। उधर ब्लैक एविल अभी भी समर के स्थानिक हमले के प्रभाव में थी। वो हिल भी नहीं पा रही थी। उसने घबराहट में एक रक्षात्मक एनर्जी कवच बनाया, लेकिन समर की तलवार उसे कागज की तरह चीरती हुई निकल गई। ब्लैक एविल की बची हुई बांह भी कटकर नीचे गिर गई। वो दर्द से चीख उठी। उसने दर्द से करहा कर कहा, ओह मेरा हाथ। अब उसके दोनों हाथ कट चुके थे। तभी समर ने दया बिना दिखाई दोबारा हमला किया और उसका सीधा दिल चीर दिया। तभी ब्लैक विंड चिल्लाकर बोला, कमीने, तुमने ये क्या किया? और वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए दौड़ा। उसने समर के तलवार को अपनी हथेली से रोका और समर पीछे हट गया। लेकिन तभी काले पिल्ले ने ब्लैक विंड पर पीछे से हमला किया। शू! उसके तेज पंजे ब्लैक विंड की छाती को चीर कर अंदर घुस गए और उसका दिल निकाल लिया। ब्लैक विंड ने कांप कर कहा, मेरा दिल वापस करो। आत्म हेवन एम्परर किंगडम लेवल के हाफ स्टेज के फाइटर बिना दिल के कुछ भी पल जीवित रह सकते थे। काले पिल्ले ने हाथ हिलाकर कहा, ओ सपने में। यह कहकर उसने दिल को अपने मुंह में डाला और चबाकर बोला, वाह कितना स्वादिष्ट है। ब्लैक विंड का चेहरा भयानक सफेद पड़ गया। उसकी अपनी आंखें चौड़ी हो गई। उसने कहा, नहीं नहीं। उसकी लाइफ एनर्जी खत्म हो रही थी। तभी पिल्ले ने बिना समय गवाए उसके गले पर वार किया और खच की आवाज के साथ पंजे गहरे छेदों के साथ ब्लैक विंड का गला फट गया और वो जमीन पर गिरकर मर गया। वहीं अपने पति को मरता देखकर ब्लैक एविल की हिम्मत टूट गई थी। वो भागने के लिए मुड़ गई, लेकिन तभी समर ने हंसकर कहा, ओह भाग रही हो? ये कहकर उसने अपने बिजली रथ निकाला और एक लाल बिजली की किरण निकालकर ब्लैक एविल की पीठ पर गिरा दी। वो आंख भरकर झुलस कर गिर गई। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, समर मुझे बचा लो प्लीज। लेकिन आगे से समर ने ठंडे स्वर में कहा, दुश्मनों के लिए मेरे पास कोई दया नहीं। ये कहकर उसने तलवार के एक वार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। ब्लैक विंड राक्षस जो अर्धचरण आत्मा एम्परर थे अब मारे जा चुके थे। ये कारनामा एक आत्म एम्परर किंगडम लेवल के फाइटर और एक कुत्ते ने किया था। समर ने काले पिल्ले की तारीफ करके कहा, छोटे पिल्ले तुम बुरे नहीं हो। काले पिल्ले ने गर्व से कहा, बेशक मैं दुनिया का नंबर 1 कुत्ता हूं, फ्यूचर का कुत्ता पूर्वज। समर ने उसकी डिंगों को इग्नोर कर दिया। तभी फूल परी और शिवाम्बी भी बाहर आ गई। वो दोनों समर के पावर देखकर दंग रह गई थी। तभी समर ने उनसे कहा, हमें ज्यादा देर यहां नहीं रुकना चाहिए, लेकिन यहां से निकलने से पहले इनका सम्मान ले लेते हैं। उसने ब्लैक विंड राक्षस की लाशों की तलाशी ली। उसे एक तकनीक पुस्तक 9 नार के एम्परर पंजे
10 लाइफ पावर पत्थर और 10 स्पिरिचुअल जड़ी बूटियां मिली जो एम्परर लेवल की थी। समर ने 5 लाइफ पावर पत्थर पिल्ले को दे दिए और 5 खुद रख लिए। समर ने उत्साहित होकर मन ही मन सोचा, इन पत्थरों से मैं आत्म एम्परर किंगडम लेवल के 9वें स्टेज पर पहुंच सकता हूं। उसने स्वर्गीय अमर मंत्र और जाप शुरू किया और पत्थरों से एनर्जी सोखने लगा। लेकिन तभी उसके शरीर के अंदर मौजूद भक्षक ब्लड लाइन टोटम जाग उठा। एक काले भौर के साथ सारी एनर्जी को सोख लिया और समर के लिए कुछ नहीं छोड़ा। समर ने अपनी ब्लड लाइन टोटम को कोस कर कहा, धिक्कार है, तुमने तो सब खा लिया। वो निराश था क्योंकि उसके पावर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। दूसरी तरफ काले पिल्ले ने अपने पत्थर खा लिए और उसके पावर में इजाफा हो गया। काले पिल्ले ने हैरान होकर समर से पूछा, समर तुम अब भी वही क्यों हो? मैंने तो अपनी पावर बढ़ा ली। लेकिन आगे से समर ने टाल कर कहा, मेरा शरीर स्पेशल है। ये कहने के बाद वो गुफा के अंदर बढ़ा और काला पिल्ला और बाकी सब लोग पीछे चल दिए। तभी उन्होंने देखा कि उनके सामने 3 रास्ते थे। तभी समर ने काले पिल्ले से पूछा, छोटे पिल्ले, कौन रास्ते पर किस पर गया है? काले पिल्ले ने हवा को सूंघ कर कहा, मिशा पहले रास्ते पर गई है, नॉर्सी का बूढ़ा राक्षस साउथ पोल आत्मा दूसरे पर और शून्य मोंक और बाकी लोग तीसरे पर। उसकी बात सुनकर समर ने निर्णय लिया, हम पहला रास्ता चुनेंगे। मिशा उसकी रक्षक थी, इसलिए वो सबसे सुरक्षित ऑप्शन चुनना चाहता था। वो पहले रास्ते पर चल पड़े। गुफा अंदर से विशाल थी, दीवारों पर राक्षसी जानवरों के विशाल चित्र थे। तभी चलते हुए समर ने एक चित्र की तरफ इशारा करके कहा, देखो ये आकाश बख्शी सांप जैसा नहीं दिखता? उसकी बात सुनकर काले पिल्ले ने सिर उठाकर देखा। दीवार पर एक विशाल सांप की नक्काशी थी जो बिल्कुल सांप के पालतू जैसा लग रहा था। दाहिने पत्थर की तरफ दीवार पर एक विशालकाय राक्षसी सांप की नक्काशी थी। यह आकाश बख्शी सांप के जैसा था और उसे अच्छे से देखने पर काले पिल्ले ने जोर से चिल्लाकर कहा, हाँ ये तो बिल्कुल आकाश बख्शी सांप जैसा ही है। समर और काले पिल्ले जिज्ञासा भरी नजरों से उस चित्र को टटोलने लगे। समर को उम्मीद नहीं थी कि आत्म हेवन एम्परर की गुफा में उसे ऐसी नक्काशी मिलेगी। उन्हें लगा कि गुफा के मास्टर ने या तो इस सांप को साक्षात देखा होगा, कम से कम सपनों में तो इसका अनुभव किया ही होगा। दीवारों पर कोई खजाना पावर के आगे न बढ़ चले। कुछ दूर चलने के बाद समर की भौहें सूट गई। उसने धीमी आवाज में सभी को वार्निंग देकर कहा, सब लोग सावधान रहें, मुझे कुछ खून की गंध आ रही है। समर ने अपने कदम धीरे कर लिए। बाकी लोग भी सावधानी से उसके पीछे चलने लगे। करीब 5 मिनट बाद उन्हें 30 मीटर की दूरी पर जमीन पर 400 मिले। ये सेक्ट के नहीं बल्कि बेतरतीब आत्म साधकों का ग्रुप था। उनकी मौत बड़ी दयनीय थी। उनके चेहरे पीले पड़े हुए थे, शरीर ऐसे सूखे थे मानो किसी राक्षसी जानवर ने खून का कतरा कतरा चूस लिया हो। समर और काला पिल्ला जिन्होंने इसे खतरनाक मंजर देखे थे वो शांत रहे, लेकिन फूलपरी और शिवांगी सिहर उठी थी। शिवांगी जो एक सुरक्षित सेक्ट में पली बड़ी थी, उसकी कांपती आवाज निकली, समर मुझे डर लग रहा है। समर ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा और भरोसा दिलाकर कहा, डरो मत शिवांगी, मैं यहां हूं ना, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। उसको दिलासा देने के बाद समर ने उन सभी निर्दोष को देखकर कहा, छोटे कुत्ते, तुम पीछे ध्यान रखना, मैं आगे चलूंगा, तुम दोनों बीच में रहना। काला पिल्ला अपनी धुन में बेखौफ चलता रहा। उसने बड़बड़ा कर कहा, अगर कोई मेरे सामने आया तो दादाजी कुत्ता उसे कुचल देगा। थोड़ी और आगे चलने पर समर को फिर खून की गंध आई। एक मोड़ पर उन्हें 7-8 और शव मिले जिनकी हालात पहले वाले शवों के जैसी थी। समर समझ गया कि कोई दुष्ट राक्षस आसपास है। तभी अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा। एक काली परछाई पलक झपकते ही गायब हो गई। काला पिल्ला उस परछाई का पीछा करना चाहता था, लेकिन समर ने उसे रोककर कहा, छोटे पिल्ले, मुझे पता है तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन ये दोनों डरी हुई हैं, हम उन्हें खतरे में नहीं डाल सकते। ये कहते हुए वो फूलपरी और शिवांगी की तरफ इशारा कर रहा था। उसकी बात सुनते ही काले पिल्ले ने चिढ़कर कहा, ओह ये औरतें हमेशा परेशान करती हैं। वो आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक पत्थर की दीवार पर एक काला साया निकल आया। बिजली की तेजी से फूलपरी की तरफ लपका। समर ने उसको देखकर चिल्लाकर कहा, तुम अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो? उसने तुरंत गोल्डन प्रकाश तलवार निकाली और उस काले साए की तरफ वार कर दिया। एक धमाके के साथ उसकी बांह कटकर कोहरे में बदल गई, लेकिन अगले ही पल वो दोबारा जुट गई। दीवार के भीतर एक डरावनी हंसी गूंजी, मैं काले कोहरे से बना हूं, तुम मुझे नहीं मार सकते। यह कहकर वो राक्षस शिवांगी की तरफ बढ़ा। उसका हाथ एक काली तलवार जैसा बन गया। इससे पहले कि वो वार करता, काले पिल्ले ने मुंह पर एक काली छाया छोड़ी जो हवा में ब्लेड में बदल गई। उसने राक्षस को बीच से काट दिया, लेकिन अगले ही पल वो फिर से जुड़ गया। उसने फिर अहंकार में कहा,
मैं राक्षस हूं, मैं अमर हूं। तभी समर ने स्ट्रैंगल हेल फेस्ट का इस्तेमाल किया, लेकिन राक्षस के टुकड़े टूट जाते लेकिन फिर से जुड़ जाते। वहीं राक्षस समझ गया था कि समर इनका लीडर है। उसका खून चूसकर वह एक भौतिक शारीरिक प्राप्त करेगा। समर की तरफ लपक कर उसने कहा, बच्चे, मैं तुम्हारा खून चूसने जा रहा हूं। लेकिन आगे से समर शांत खड़ा रहा। जब राक्षस उसके बिल्कुल करीब आ गया तो उसने चिल्लाकर कहा, फायर किंगडम, और उसने अपना फायर किंगडम एक्टिवेट कर दिया। अचानक समर के चारों तरफ मेट्रो ऊंची आग लपटे उठने लगी। भीषण गर्मी काले कोहरे को घेर लिया और राक्षस ने भयभीत होकर चिल्लाकर कहा, ये आग कैसी है। वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन समर ने तुरंत गुरुत्वाकर्षण किंगडम एक्टिवेट कर दिया। भारी गुरुत्वाकर्षण ने राक्षस को जकड़ दिया। वो नरक की आग में जलकर राख हो गया। तभी फूल परी ने चहक कर समर की तारीफ करके कहा, अरे वाह समर, तुम तो बड़े स्ट्रांग हो, आपने उस राक्षस को भी मार डाला। उसकी तारीफ भरी बातें सुनकर समर मुस्कुराया लेकिन सतर्क रहा। वो आगे बढ़े और जल्द ही उन्हें युद्ध की आवाजें सुनाई देने लगी। समर ने इसे पहचान लिया कि एक आवाज मिशा की भी थी। वो सावधानी से एक विशाल खाली मैदान में पहुंचे, जहां बीचों बीच एक काला ताबूत रखा था। ताबूत पर राक्षसी जानवर और पहाड़ों के बीच की नक्काशी थी। वहां मिशा, शून्य मोंक, नॉर्थ सी का बूढ़ा राक्षस और अन्य कई दिग्गज भी मौजूद थे। शून्य मोंक और मिशा ताबूत पर अधिकार के लिए बहस कर रहे थे। मोंक ने कहा, राक्षसी औरत, ये ताबूत हम एंशियंट लोगों का है। मिशा ने पलटवार करके कहा, किसने कहा कि इसमें कोई एंशियंट साधक है। यह कोई राक्षसी एम्परर भी तो हो सकता है। माहौल तनावपूर्ण हो गया था। समर ने अपनी इंद्रियों से महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। ये एक आत्मा हेवन एम्परर की गुफा थी और उसका ताबूत और खजाना इतनी आसानी से कैसे मिल सकता है। ये कोई जरूर जाल था। समर ने अपने साथियों को रोका और धीरे से कहा, हमें पीछे रहना चाहिए, दूर हो जाओ, चुपचाप इन सभी को देखो क्या हो रहा है। उसकी बात सुनकर फूलपरी ने हैरान होकर कहा, समर, हम अंदर के खजाने के लिए फाइट क्यों नहीं कर रहे। समर ने गंभीरता से कहा, इस ताबूत में कुछ गड़बड़ है। हो सकता है कि इसके अंदर आत्म हैवर एम्परर किंगडम लेवल के फैट को दफनाया गया हो। हमारे लिए इससे दूर रहना ही बेहतर है। काले पिल्ले ने सहमति में सिर हिलाकर कहा, मुझे भी ताबूत के अंदर से खतरे का आभास हो रहा है। उसकी बात सुनकर सभी ने सिर हिलाकर एक साइड में खड़े होकर रहने का फैसला किया। वहीं उधर बाकी सभी साधक उस काले ताबूत पर पागलों की तरह आपस में फाइट कर रहे थे। लंबी तलवारें, विशाल ब्लेड और स्टील की गदाएं हवा में आपस में एक दूसरे से टकराने लगी थी। चारों तरफ प्रबल एनर्जी के टकराने के कारण वातावरण में दरारें दिखाई देने लगी थी। हालांकि गुफा के ऊपर एक सुरक्षात्मक प्रकाश व्यू रचना थी, जो गुफा को नष्ट होने से बचा रही थी। नहीं तो अभी तक गुफा कब की खत्म होती, जबकि ये खूनी संघर्ष चल रहा था। तभी काले ताबूत का ढक्कन थोड़ा सा हिला और इतना केवल कि समर ने इसे देखा, क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति था जो लालच में न पड़कर बारीकियों से निरीक्षण कर रहा था। ये देखकर समर ने अपनी भौहें चढ़ाई। सिर्फ मृत लोगों को ही ताबूत में दफनाया जाता था, लेकिन कोई हलचल नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ढक्कन का हिलना इस बात का प्रमाण था कि अगर है तो कौन है। क्या आपको लगता है कि इसके अंदर मरा हुआ आदमी है या जिंदा है? अपना कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। एक कमेंट करके हमें बताएं कि कहानी कैसी लग रही है और आप लोग कहानी को सुनकर कैसा महसूस करते हैं।